अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उसामा अहमद है और ये मेरे चैनल की दूसरी वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये 18 अमेंडमेंट जो है ये क्यों पास हुई थी, इसके पीछे रीज़न्स क्या थी, इसकी वजह से कितनी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट हुई हैं। अब सीएसएस के लिए और पीएमएस के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस साल मैंने सीएसएस दिया था 2022 के अंदर, उस साल इसके 3 सवाल आए थे और तीनों में डिफरेंट चीज़ें थी। एक दफ़ा उसने सेंटर और प्रोविंस का रिलेशनशिप पूछ लिया था, एक दफ़ा उसने पार्लियामेंट्री रिलेशन पूछ लिया था, एक दफ़ा उसने पूछ लिया था कि भाई जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह जो है वो चेंज हुई थी 18 अमेंडमेंट के आने के बाद। तो 18 अमेंडमेंट जो है वो जो जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मसला ये है कि बहुत सारी जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, वो एक ही चीज़ के जो है वो चीज़ें बना देते हैं, मतलब कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को और सेंटर स्टेट प्रोविंस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और ना ही वो अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस को या बाकी जो की इदारे हैं, क्योंकि मोस्टली रिसर्च इतनी नहीं करते हैं और आकर बस बोलना शुरू हो जाते हैं और तैयारी नहीं करते हैं, तो इसलिए उनकी जो ओवरऑल जो चीज़ होती है वो पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है मैंने कोशिश की है कि सीधा मेनली जितनी भी चीज़ें हैं उसको अलग अलग खानों में डालकर, ताकि एक पॉजिटिव चीज़ आपके पास पहुंचे और एक कंप्लीट आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जा सके। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है जो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, अच्छा जी हो गया ये सबसे पहले जो है वो इंट्रो आता है। तो इंट्रो के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपको मैं पहले एक चीज़ समझा देता हूँ कि जो हमारा इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 लिस्टों के ऊपर बेस्ड था। 3 लिस्ट से मुराद ये था कि 3 लिस्टें बनाई जाएंगी। जो पहली लिस्ट होगी वो सेंटर की होगी, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जिस तरह जो पाकिस्तान की इस्लामाबाद की जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी। तो दूसरी जो चीज़ थी वो प्रोविंशियल लिस्ट होगी। प्रोविंशियल लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रोविंसेस ही डील कर पाते हैं। जिस तरह अगर पंजाब के अंदर तो लाहौर के अंदर जो गवर्नमेंट होगी वो इसको डील कर पाएगी और वो इसी के साथ वही डील करेगी। और जो तीसरी होगी वो कॉन्करेंट लिस्ट होगी। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसको दोनों डील करते हैं, मतलब जिसके ऊपर जो है वो दोनों जो स्टेट भी है, सेंटर और प्रोविंस दोनों मिलकर जो है वो लॉ पास करते हैं। तो इस तरह ये 3 लिस्ट का सिस्टम जो है ये अंग्रेज़ों ने 1935 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ सिस्टम है, एक कॉलोनियल लेगेसी है जिसको हम आज तक चला रहे हैं और इसकी यूटिलिटी है, तो इसलिए हम इसको चला रहे हैं। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों की तरफ से 99 सब्जेक्ट को 3 लिस्टों के अंदर बांटा गया था। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं 1956 के अंदर भी 3 लिस्टें ही मेंटेन रखी गई थी और एक इंतहाई बैलेंस सी चीज़ निकाली गई थी। फिर इसके अलावा 1961 का अगर हम जो है वो बिल देखते हैं, जो है कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, तो 1961 के अंदर 2 लिस्ट थी। तो एक सेंट्रल लिस्ट थी और एक जो है वो प्रोविंशियल लिस्ट थी। लेकिन इस तरह बनाया गया था कि जो सेंटर था उसके साथ बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी। और उसकी मेन रीज़न ये भी थी कि अयूब खान साहब थे, तो अयूब खान साहब ने जो है ना वो खुद अपने जो है डिक्टेटरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम किया था। फिर हम आते हैं 1973 की तरफ, और 1973 के अंदर जो है वो हमें 3 लिस्टों का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वही वाला जो 1935 के अंदर था। सो आज के दिन हम जो जिस चीज़ के साथ हम डील करेंगे वो 18 अमेंडमेंट होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अमेंडमेंट की पहले रूल्स जो है वो समझा दूँ कि अमेंडमेंट किसे कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो अमेंडमेंट जो वर्ड है इससे मुराद ये होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के या किसी भी बिल के किसी भी पार्ट को चेंज करें, इवन आप एक वर्ड भी चेंज कर दें तो अमेंडमेंट के लिए आती है। लेकिन जो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसको चेंज करने के लिए आपको 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है, जिसको हम स्पेशल मेजोरिटी भी कहते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का नाम भी इसे दिया जाता है कि जब आपको कहेंगे ना सिंपल मेजोरिटी। अच्छा, अब सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी ये होती है कि हाफ, ठीक है, और +1। अगर 60 बंदे हैं असेंबली के अंदर और किसी बिल के हक़ में 31 वोट्स आ जाते हैं तो वो बिल जो है वो पास हो जाएगा। और ये 60 जो है ये कोरम है। 60 से नीचे बंदे होंगे तो वो कोरम ही पूरा नहीं होगा, तो पार्लियामेंट के इजलास से शुरू नहीं होगा। तो 31 अगर बंदे हों किसी भी मतलब बिल के हक़ में तो वो बिल पास हो जाएगा। तो इसको ये कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्योंकि एक सुप्रीम चीज़ होती है, इसको इसलिए पास करने के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है, या अगर लोअर हाउस में तो वो 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होगा। तो ये 2/3 मेजोरिटी या 3/4 मेजोरिटी ये दोनों हाउसेज़ की है कि अगर दोनों हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट पूरे की पूरी अगर इकट्ठी होती है तो, और लेकिन अगर सिर्फ एक असेंबली के अंदर तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो ये इस तरह जो है ये बिल पास होता है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं कि 18वीं तरमीम आई ही क्यों थी। अगर हम 18 अमेंडमेंट की ओवरऑल वो देखते हैं कि ओवरऑल ये आई ही क्यों थी, तो मेनली सबसे पहली जो चीज़ है वो ये थी कि यार उस वक्त डिक्टेटरशिप थी। तो एक तो ये था कि मुशर्रफ साहब जो थे वो डिक्टेटर थे, और डिक्टेटर होने की वजह से उन्होंने 1% बिल बहुत ज़्यादा लेके आए थे कि उन्होंने एक शख्स के पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल दे दिया था। फिर उसके अलावा जो दूसरी मेन चीज़ थी वो ये थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट होता था। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट होने की वजह से उस वक्त जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम था, अब आपको
इस बात का मालूम ही होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड नहीं होता, वो सेलेक्टेड होता है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि उसने जो है वो सारे हमारे हाउसेज हैं उन सब के वोट लिए जाते हैं। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है 1200 वोटों का, उससे प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी इलेक्टेड नहीं होता, लोगों के वोट से नहीं आया होता। जबकि इसके मुकाबले में जो और प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट से भी नहीं आता, ना ही इसको कोई डर होता है कि मेरे खिलाफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ना ही ये पार्लियामेंट को जवाब दे होता है। तो प्रेसिडेंट जो है ना एक तरह से एक लेस डेमोक्रेटिक कह लें कि एक इंस्टीट्यूशन है, एक लेस डेमोक्रेटिक इंसान होता है। और जबकि इसके मुकाबले में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो प्रॉपर वोट लेके आए होते हैं, फिर उसके बाद ये पार्टी के हेड भी होते हैं, फिर उसके बाद ये भी होता है कि ये जो है इन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देकर पार्लियामेंट से निकाल भी दिया जाता है, और इन्होंने बिल शिल पास करवाने होते हैं, तो इनका बड़ा रोल होता है एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने। तो 1990s के अगर हम अंदर देखते हैं तो 1990s के अंदर 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए बहुत दफ़ा जो है वो ज़्यादतियाँ हुई हैं इनके साथ। तो एक तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था, तो इसलिए जो है वो मेजर चेंजेस लेके आए गए हैं। और उस मेजर चेंजेस के अंदर अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो 5 मेजर चेंजेस जो हैं वो लेके आए हैं। और एक मिनट, अच्छा, उस 5 चेंजेस के अंदर सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिस्टोर करने की कोशिश की है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपको फ़र्क बताता हूँ। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो होता है जिसके अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, और पार्लियामेंट का इलेक्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुप्रीम होता है, और वो उसके हाथ में ज़्यादा पावर्स होती हैं। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है, जो कि इलेक्टेड नहीं होता, सिलेक्टेड होता है पाकिस्तान के केस में, उसके हाथ में जो है ना वो ज़्यादा होती है। अब मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर प्रेसिडेंट की पावर्स को बढ़ा दी गई थी। अब जैसे ही प्रेसिडेंट की पावर जो है, अगर आप ये पीएम है तो और ये प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट की पावर्स को इतना बढ़ा दिया गया था कि प्रेसिडेंट जो है ना वो सुप्रीम हो गया था प्राइम मिनिस्टर से, जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ओवरऑल और पार्लियामेंट का जो अमल दखल है वो बहुत कम हो गया था, और प्रेसिडेंट की जो पावर है, ये जो बंदा है प्रेसिडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो इसलिए जो पार्लियामेंट्री जो हमारा एक तरह से सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, उसको कम्प्लीटली तौर पर पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाने के लिए लेके आया गया था। फिर की इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिन्हें जो है वो स्ट्रॉन्ग करना था। नादरा हो गया, और ऑडिटर जनरल वगैरह, और जो हमारे नेशनल कमीशन वगैरह हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर उसके अलावा जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को क्लीन करने के लिए, उससे पहले जो जजेस थे वो सारे जो हैं वो एक तरह से सियासी भर्ती होती थी एक तरह से, और उसको चेंज करने के लिए जो है ना ये सिस्टम लेके आया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी वो इसका मेजर रोल होता था अपॉइंटमेंट के लिए। तो अब पार्लियामेंट से ये रोल जो है वो वापस रिवर्स करना था, और ये रोल जो है वो जुडिशरी के पास लेके जाना था। और फिर उसके बाद फेडरल प्रोविंस रिलेशनशिप था, और फिर मिसलेनियस। ये 5 चीज़ें हम जो है आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अब ऑफिशियली जो है मैं स्टार्ट करता हूँ, एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जनाब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को किस तरह चेंज किया गया था। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर इन्होंने 3 मेजर काम किए। एक तो ये इन्होंने किया कि प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज़ किया, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को प्रेसिडेंट की पावर को डिक्रीज़ किया, और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को इंक्रीज़ किया। फिर उन्होंने ये किया कि असम्बली की पावर जो है उसको भी इंक्रीज़ किया। तो ये सारी चीज़ जो है हम अलग अलग से देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर जो है वो ख़त्म की गई है। 58(2)B की पावर ले ली गई है। 52B के तहत जो है 2 दफ़ा जो है वो बेनज़ीर की गवर्नमेंट गई थी, और 1 दफ़ा जो है वो क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो चली गई थी। लेकिन उन्होंने 13th अमेंडमेंट के अंदर जो है इसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन बाद में जो है वो मुशर्रफ साहब जो है वो वापस ले आए थे। तो ये सारा जो है 58(2)B जो है ना वो रिमूव कर दिया गया था, और इसके अंदर ये पावर होती थी कि प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है। तो ये पावर वापस ले ली गई थी। रिमूव एज एग्जेक्टिव हेड, आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 अगर आप निकाल के देखते हैं तो उसके अंदर आपको एग्जेक्टिव हेड का जो है ना वो आर्गूमेंट मिलता है। एग्जेक्टिव हेड से मुराद ये होता है कि जो शख्स एग्जीक्यूट करता है चीज़ों को, जो शख्स कंट्रोल करता है मुल्क की इकॉनमी को, डेमोक्रेसी को, मुल्क की गवर्नेंस को, तो इसको एग्जेक्टिव कहा जाता है। तो इससे पहले जो था वो एक तरह से जो एग्जेक्टिव हेड था वो प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट कौन था उस वक्त? मुशर्रफ साहब थे। तो इसलिए जो है वो आपको जब प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग थे तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, तो इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम लाने के लिए इन्होंने पीएम को स्ट्रॉन्ग किया। और आज के दिन भी
जो पीएम होता है वो सारे ही डिसीजन वो लेता है, पर्सन को अपॉइंट करना, इकॉनमी को चलाना, पॉलिसी लेके आना, बिल लेके आना, ये सारे काम जो है पीएम के होते हैं। तो ये आर्टिकल 90 के अंदर जो है वो किया गया था। अच्छा, रिमूव पावर टू डिले द सेशन। अच्छा, इससे पहले प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती थी कि वो पार्लियामेंट के किसी भी सेशन को डिले कर सकता है, और वो इसलिए कर सकता है कोई बिल वगैरह अगर सेशन पार्लियामेंट में आया हुआ है तो उसको डिले करने के लिए, लोगों को मनवाने के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, मतलब इस तरह के सारे हरबे जो है वो आजमाने के लिए ये पावर दी गई थी। जबकि पार्लियामेंट के पास एक ऑफिशियल पावर भी होनी चाहिए। अगर आपको रिकॉल में अगर आपको करूँ कि 1971 के अंदर जो मेजर मसला बना था वो ये बना था कि पार्लियामेंट का सेशन जो है वो स्टार्ट नहीं करने दे रहे थे याया खान, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होगा तो बंगाली लीडर जो है वो पीएम बन जाएगा। तो बंगाली लीडर को पीएम से बचने के लिए उस वक्त जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट ने 1971 में आपका जो असम्बली का सेशन था वो स्टार्ट नहीं करवाया, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो टूट गया। अच्छा, अब वो भी एक रीज़न थी, जाहिर सी बात है और भी रीज़न्स हैं, लेकिन ये भी एक रीज़न थी। तो ये पावर भी रिमूव कर ली गई और पार्लियामेंट को एक नई ज़िंदगी दी और पार्लियामेंट को मज़ीद डेमोक्रेटिक किया। अच्छा, इसके बाद क्या है कि ये इमरजेंसी पावर जो है ये 32 लिख दिया मैंने, ये 232 है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि 232 की जो पावर्स हैं उसके अंदर ये था कि इमरजेंसी की पावर्स हैं। इमरजेंसी की पावर ये थी, इससे पहले यह था कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी वक्त भी इमरजेंसी लगा सकता था। आपको याद होगा कि मुशर्रफ ने 2 दफ़ा इमरजेंसी लगाई थी, एक 2007 में और एक 2008 में। तो ये 2007 और 8 की जो इमरजेंसी है उसके अंदर ये पावर प्रेसिडेंट के पास थी कि वो जब चाहे इमरजेंसी लगा सकता है। लेकिन अब जब तक पार्लियामेंट खुद ना कहे तब तक, और जो दूसरी चीज़ है अगर ये खुद लगा भी देता है तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवाना लाजमी है, वरना वो इमरजेंसी खुद ब खुद ख़त्म कर दी जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो है कि पावर ऑफ रेफरेंडम, इसके बाद रेफरेंडम की पावर थी प्रेसिडेंट के पास, ये भी रिमूव कर दी गई। फिर उसके अलावा कि एडवाइस ऑफ पीएम जो है ये बैंडिंग कर दी गई। अब ये बात थोड़ी समझने की ज़रूरत है कि अपॉइंटमेंट जो की अपॉइंटमेंट्स होती थी उसके लिए ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया जाता था कि ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ था कि ये चीज़ बाइंडिंग है कि नहीं है। तो वो कभी पीएम से पूछता था, कभी नहीं पूछता था, लेकिन इसके बाद से उन्होंने ये जो एडवाइस है ये बाइंडिंग कर दी और इस तरह जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो कम्प्लीटली तौर पर एक नकारा सा वो हो गया, एक कह लें कि ओहदा हो गया। अच्छा जी, ये हो गया पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पावर ऑफ पीएम जो इंक्रीज़ की गई हैं। सबसे पहले तो ये है कि उन्हें एग्जेक्टिव हेड बनाया गया आर्टिकल 90 के अंदर, ठीक है। अब अच्छा, ये आर्टिकल याद करने के नहीं, अब आर्टिकल अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा असर पड़ता है, लेकिन अगर याद नहीं भी रहते हैं देन भी इट्स फाइन, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये क्या चेंजेस लेके आए थे। अच्छा, फिर उसके बाद ये था कि सिलेक्टेड डायरेक्टली बाय पार्लियामेंट एंड रिमूव्ड बाय इट। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अब पीएम का प्रॉपर इलेक्शन होता है कि पीएम कंटेस्ट करता है, जिसने लास्ट टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी ने और इमरान खान ने पीएम के लिए जो है ना इलेक्शन लड़ा था और इमरान खान जो है वो जीत गए थे पहली दफ़ा 2018 में। लेकिन इससे पहले ये होता था कि जो आपका प्रेसिडेंट है वो चूज़ करता था पीएम को, और वो चूज़ करने के बाद सेम ये सिस्टम जो है फ्रांस में ये सिस्टम जो है ना अगर आपको देखने को मिलता है कि फ्रांस के अंदर पहले उनका जो प्रेसिडेंट होता है वो चूज़ करता है पीएम को, फिर पीएम साहब जो है वो पार्लियामेंट में जाते हैं और पार्लियामेंट जो है फिर उन्हें वोट करती है कि यार इसके पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। तो लेकिन ये पावर जो है वो रिमूव कर दी गई। अब 18वीं तरमीम के बाद सिंपल बंदा उठेगा, कहेगा यार मैं भी पीएम का वोट लेना चाहता हूँ, तो अगर उसको कॉन्फिडेंस का वोट मिल जाता है तो वो पीएम हो जाएगा आपके हाउस का। अच्छा, उसके बाद ये था की अपॉइंटमेंट इन हिज हैंड के पीएम के हाथ में अपॉइंटमेंट दे दी इंक्लूसिव ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी यहाँ पे एक्सक्लूसिव होना चाहिए था, मैंने इसमें स्लाइड जल्दी में बनाई है, तो ये एक्सक्लूसिव सा हो गया। इससे पहले जो है आपका जो पीएम था वो कम्प्लीटली तौर पर प्रेसिडेंट के मातहत था एक तरह से। अब जो है वो कुछ भी कर सकता है, अब उसका जो डिपार्टमेंट है वो एक्सक्लूसिव हो गया प्रेसिडेंट से। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाने में मदद करती हैं, और 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बना। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर वो ये पूछता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को किस तरह चेंज किया, और ये अलग से क्वेश्चन आता है अक्सर, तो ये सारे का सारा आपने चीज़ें उसके अंदर लिख देनी है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं कि की इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो हैं वो क्यों लेके आए। अब की इंस्टीट्यूशन मोस्टली जो फेडरल इंस्टीट्यूशन थे वो इस तरह बनाए गए थे जिसके अंदर फेडरल का रोल बहुत ज़्यादा था और प्रोविंसेस का रोल बहुत कम था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुशर्रफ ने अपनी मर्ज़ी से पास की थी। मुशर्रफ जो डिक्टेटर था उस वक्त का, तो उसने अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी चीज़ें जो वो पास की हुई थी, उसको समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो है उस वक्त चेंज की गई हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ऑडिटर जनरल जो है ये आर्टिकल 213 होता है उसके अंडर काम करता है। अच्छा, ऑडिटर जनरल का ये रोल होता है कि वो रिपोर्ट्स बनाता है कि इस इदारे ने ये काम किया है,
और रिपोर्ट्स बनाने के बाद अकाउंटेबिलिटी का काम मतलब मेनली होता है ऑडिटर का, कि ये ऑडिट्स करता है हर इदारे का कि इसने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना नुकसान हुआ, इसको इतना हुआ तो ये इतना हुआ। तो ऑडिटर जनरल की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, लेकिन इससे पहले जो है वो 2 साल के लिए होती थी, लेकिन इसके बाद जो है वो 4 साल इसका जो है ना वो कर दिया गया। फिर उसके बाद सीनियरिटी की शर्त रखी गई कि जो सबसे जो है सीनियर बंदा होगा वही ऑडिटर जनरल जो है बनेगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये इलेक्शन, फिर इसके बाद जो दूसरा इदारा था जिसको जो है वो मेजर रिफॉर्म किया गया वो इलेक्शन कमिश्नर था। अच्छा, ये आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन आज के दौर में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर जो था उसकी पोस्ट की जो कह लें मियाद थी वो 3 साल थी। तो 3 साल के अंदर वो बड़ा अनसिक्योर फील करता था। अब वो 3 से 5 साल कर दी। इससे बढ़ाने से मुराद ये है कि अब इलेक्शन कमिश्नर के पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी कि वो ज़्यादा अरसे तक काम कर सकता है और एक प्रॉपर रिफॉर्म लेके आ सकता है। तो आर्टिकल 213 के अंदर चेंजेस लेके आए गए। फिर उसके बाद सिलेक्टेड बाय पीएम एंड जो है ऑपोजिशन ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और होता यह है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ठीक हो गया ऑयल प्लस पीएम जो है ये एक नाम जो है वो चूज़ करते हैं और जो है ये नाम जाते हैं और एक नाम के ऊपर भी मुत्तफिक होते हैं। कुछ इस तरह होता है, कई दफ़ा ये 3 नाम देते हैं, 3 नाम ये देता है और 3 नाम नहीं देता है, और एंड पे आकर किसी एक नाम के ऊपर जो है वो तीनों मिल जाते हैं। आज मेरे ख्याल में आज के दिन जो है वो जावेद इकबाल साहब जो थे वो रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से जो है वो दिया गया था। अच्छा, उसके बाद जो है वो स्ट्रेंथिंग एनएफसी अवार्ड जो है नेशनल फाइनेंशियल कमीशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया था। उसकी आगे बात करूँगा कि किस तरह स्ट्रॉन्ग किया गया था, लेकिन इस इदारे को भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया। अच्छा, इससे पहले CCI यानी कि काउंसिल ऑफ CCI जो है ये एक वो इदारा है जो प्रोवेंसेस को मतलब जितने भी इसके अंदर जो सीट्स होती हैं, चारों प्रोवेंसेस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इकट्ठे मिलते हैं और सॉरी तीनों प्रोवेंसेस के जो CMs हैं वो मिलते हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसे कहा जाता है, और कॉमन इंटरेस्ट के अंदर चारों PM बैठते हैं और चारों PM बैठ के डिसाइड करते हैं चीज़ों को। तो ये एक ऐसा इदारा है जो चारों सूबों की जो यूनिटी है उसको रिटेन करता है। इससे पहले इसके पास कोई ख़ास पावर नहीं थी, लेकिन इसके बाद इसको एक प्रॉपर सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड किया गया। इससे पहले इसका कोई ख़ास ऑफिस भी नहीं था, एक सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड किया गया। फिर इसके बाद 90 दिन के अंदर इसकी एक मीटिंग लाजमी होगी। फिर 6 महीने के अंदर एक दफ़ा लाजमी सारे CM मिलकर बैठेंगे। फिर उसके बाद एक एनुअल रिपोर्ट जो है लाजमी तैयार की जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये ऐड की गई 18वीं तरमीम में, जिसकी वजह से जो CCI का जो इदारा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये आपको की इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो चेंजेस नज़र आती हैं। अब हम अगर इससे आगे चलते हैं तो हमें सेंटर प्रोवेंस रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत चेंजेस नज़र आती हैं। उसके अंदर ये नज़र आता है कि इन्होंने जो पावर है प्रोवेंसेस को वो इंक्रीज़ किया। अब हम देखते हैं कि किस तरह जो है वो पावर इंक्रीज़ की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये थी कि इन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट को रिमूव कर दिया। अब ये था कि इससे पहले 3 लिस्ट थी, एक सेंट्रल लिस्ट थी, एक जो थी वो प्रोवेंशियल लिस्ट थी और एक कॉन्करेंट लिस्ट थी। कॉन्करेंस लिस्ट में तीनों मिलकर जो है ना बनाते थे, लेकिन कॉन्करेंस लिस्ट के बाद जो कॉन्करेंस लिस्ट थी उसमें मेजरली रोल जो है वो फेडरल का होता था, क्योंकि आर्टिकल 144 के अंडर अगर कोई लॉ फेडरल ने पास किया है कॉन्करेंट लिस्ट का तो फेडरल लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा आपकी जो है ना वो प्रोवेंशियल लॉ के ऊपर। तो इसलिए हमेशा जो है ना जो प्रोवेंस है उसका निचला हाथ ही रहा था। तो उस निचले हाथ को सॉल्व करने के लिए इन्होंने जो है वो मेजर चेंज की थी कि उसके अंदर 47 आइटम्स थे कॉन्करेंट लिस्ट के, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है इन्होंने उड़ा दी, और कॉन्करेंट लिस्ट की जितनी भी पावर थी वो उठाकर इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, और सॉरी प्रोवेंशियल गवर्नमेंट को दे दी। तो इस तरह 47 नए जो आइटम्स हैं, नए इदारे या सब्जेक्ट्स जो हैं वो दिए गए प्रोवेंशियल गवर्नमेंट को। अब उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन मेनली मैरिज है, इन्वायरमेंट है, एजुकेशन है, वेलफेयर ऑर्गेनाइज स्कीम्स हैं, फिर फैमिली प्लानिंग है, उसके अलावा सेल टैक्स है, फिर मतलब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उठाकर, पोस्टल ऑफिस भी था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उठाकर इन्होंने प्रोवेंसेस को दे दी, और प्रोवेंशियल जो है वो उसकी काफ़ी ताकत जो है वो इंक्रीज़ हुई। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वहाँ उस वक्त जो है जरदारी साहब थे, उन्होंने फ़ील किया कि मेरी आखिरी गवर्नमेंट है एज आ प्रेसिडेंट, तो मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि जब मैं, क्योंकि मेरी सिंध की गवर्नमेंट तो कहीं नहीं जाने वाली, तो जो सिंध वाली गवर्नमेंट होगी उसको इतनी पावर्स दे दूँ कि एक दफ़ा जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और कुछ नेशनलिस्टों का ये भी कहना है कि पंजाब हर दफ़ा जो है वो हक खुक खा जाता है, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए 18वीं तरमीम लेके आए गए। लेकिन 18वीं तरमीम की वजह से एक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और प्रोवेंसेस को काफ़ी ज़्यादा ऑटोनमी जो है वो मिली है। इसके बाद प्रोवेंशियल कैन मेक लॉ एंड डिस्चार्ज इट, कि अगर प्रोवेंसेस चाहे तो इन लिस्टों के ऊपर लॉ मेक कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा अगर वो चाहें तो इन तमाम चीज़ों को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं।
फिर CCI एडिड एंड स्ट्रेंथन, इस पर हम बात कर चुके हैं। NFC अवार्ड स्ट्रेंथन, NFC को बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया, 57% था उसका उठाकर 43% कर दिया गया, यानी कि जो फेडरल का शेयर था वो 18वीं तरमीम से पहले तकरीबन 57% था, जो अब आज के दिन 43% है, तो इसलिए वो भी स्ट्रॉन्ग किया गया। फिर उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 157 जो है उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट को प्रोवेंसेस से कंसल्ट करना पड़ना था, मतलब आर्टिकल 57 को भी स्ट्रॉन्ग किया गया कि अगर कोई हाइड्रो प्लांट लगाना है किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट लगाती होती है, तो उसको उस प्रोवेंस से जो जितने भी प्रोवेंसेस हैं उसके साथ कंसल्ट करना लाजमी है। फिर उसके अलावा लिमिटेड ऑनरशिप ऑफ फेडरल ओवर गैस एंड मिनरल्स etc, इनके जो गैस मिनरल्स जितने भी खाने वगैरह मिलेंगी वो सारी की सारी प्रोवेंसेस को दे दी गई हैं आर्टिकल 174 के अंदर, और इवन उसकी जो लैंड है वो भी प्रोवेंसेस के पास है। तो इसके बाद जो बलूचिस्तान और सिंध है, मेजरली इनके जो आर्गूमेंट्स है कि स्टेट जो है हमारा हक खा जाती है, तो अब बलूचिस्तान और सिंध के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं, इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट यूज़ करती है। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है जब ये बिल पास किया था तो असम्बली के अंदर जो है वो एक मिनिस्टर जो थे सिंध के, उन्होंने ये कहा था कि अब हुकूमत को चाहिए कि वो ओगरा और बाकी जितने भी इदारे हैं जो गैस वगैरह के इदारे हैं उन्हें अब जो है ना डिज़ोल्व कर देना चाहिए। लेकिन बेचारे उनको ये नहीं मालूम था कि ओगरा जो है वो सिर्फ रेगुलेटरी इदारा है, इसके पास कोई फंडिंग शंडिंग तो होती नहीं है। तो लाइक एक बेवकूफ़ाना जो है वो स्टेटमेंट थी, लेकिन इस स्टेटमेंट से ये चीज़ साबित होती थी कि जो प्रोविंसेस हैं उनको अपनी मिनरल्स के इस्तेमाल में काफ़ी हद तक ऑटोनमी जो है वो दे दी गई है। इसके अलावा जो सेल टैक्स है वो भी प्रोविंसेस के हाथ में दे दिया गया था। अगर आप लोग लाहौर में रहते हो या आप पंजाब में रहते हो तो आपने अगर रिसेंटली पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर कहीं पे खाना खाया और आपने कार्ड से पे किया है तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो सेल टैक्स है आपको 5% पड़ा है। तो 5% क्यों पड़ा है? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी कोविड के दिनों में कि 10% हम एग्जाम्प्ट करेंगे वो जो कार्ड से पे करेगा, यानी कि ऑनलाइन पे करेगा। तो इस तरह आपको इस मिसाल से भी साबित हो जाता है कि जो सब्सिडी है वो दे दी गई थी प्रोविंशियल की तरफ से, तो सेल टैक्स जो है वो प्रोविंशियल चीज़ है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब इसके अंदर जो मेनली चीज़ है वो ये है कि इससे पहले जो आपकी जो जजेस अपॉइंट होते थे ये एक पॉलिटिकल तरीके से होते थे। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती थी, सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस चीज़ पर बनती है। अच्छा, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर 8 बंदे होते हैं, ठीक हो गया। 8 में से जो 4 बंदे होंगे वो अपोजिशन के होंगे और 4 बंदे जो होंगे वो गवर्नमेंट के होंगे। तो इस तरह ये 8 बंदों के ऊपर जो है ये एक प्रोविंशियल कमेटी जो है वो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी वो बनाई जाती थी, और पार्लियामेंट्री कमेटी के हाथ में अच्छी वली पावर जो है वो दी होती थी इस सेंस को लेके। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो 18वीं तरमीम है उसके बाद से 175A के अंडर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाया गया था। फिर इसको दोबारा 19 अमेंडमेंट के अंदर दोबारा अमेंड किया गया था, और इसमें तकरीबन ये होता है कि 4 के करीब जज हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। और एक वकील होता है जो बार काउंसिल का सदर होगा, और एक मिनिस्टर ऑफ क्या कहते हैं जो लॉ एंड जस्टिस का जो मिनिस्टर होगा वो होगा, और इसके अलावा और भी 2-3 मेंबर्स होंगे। तो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे होंगे और ये जो है वो नाम चूज़ करेंगे, और जो नाम ये चूज़ करेंगे वो नाम जाएगा आपकी जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। जो पार्लियामेंट जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो 8 बंदे होंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो एतराज़ लगाएगी तो उसको लिखेगी, लेकिन मोस्टली ये होता है कि वो एतराज़ नहीं लगाएगी, और नॉर्मली वो लगाती भी नहीं है, और उसके बाद वो सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा और साइन होकर आ जाएगा। तो इस तरह काफ़ी हद तक आपकी जो जजेस हैं उन्हें सिक्योरिटी मिली है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सीनियरिटी के ऊपर फिक्स कर दिया गया, जिस सीनियरिटी रूल कहा जाता है। सीनियरिटी रूल के मुताबिक यही है कि जो जज जो है वो सीनियर होगा, सबसे जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो नेक्स्ट CGP बनेगा। तो इस तरह जो फोर्सफुली CGP को लगाना है या उतारना है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और एक तरह से इंटरवेंशन जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। फिर उसके अलावा जो है वो 19 अमेंडमेंट आई है, पहले ये 2 जज थे, अब उठाकर 4 कर दिए थे जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन था। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। फिर उसके बाद आपने काफ़ी बेंचेस भी ऐड किए गए थे पेशावर हाई कोर्ट में और आई थिंक कोयटा हाई कोर्ट में, तो ये कुछ बेंचेस भी ऐड किए गए थे 18वीं तरमीम के अंदर। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कुछ मिसकलिनियस से बता दिया कि यार ये कुछ रैंडम सी चेंजेस थी वो लेके आए थे हम, और उसके भी कुछ डीपर मतलब थे। अब उसके अंदर सबसे पहले तो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है वो रखा गया था, और इससे पहले ये नॉर्थ वेस्ट फेडरल प्रोविंस होता था। तो इसके ऊपर जो है वो ANP वालों ने कहा था कि हमारी ये बहुत लंबी डिमांड है कि हमारी जो आइडेंटिटी है उसकी पाकिस्तान के अंदर कहीं रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इससे NWFP नाम रखा गया। और
केपी नाम रखा गया और खैबर पख्तूनख्वा नाम रखा गया। और जो लोग ये नारा लगा रहे थे खैर कि हमें आइडेंटिटी नहीं मिलती, वो खुद हज़ारा वालों को आइडेंटिटी नहीं देते हैं। और उन्होंने जो है 2009 के अंदर ही जब हज़ारा वालों ने एहतजाज किया था कि हमें हमारा सूबा या कम अज़ कम आइडेंटिटी दी जाए, तो उनके 9 बंदे मार दिए थे। खैर उसके बाद जो है आगे चलते हैं कि 18 मिनिस्ट्रीज़ डिज़ोल्व, 18 मिनिस्ट्रीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो डिज़ोल्व कर दी गई थी, क्योंकि अब उनकी जितने भी, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो 47 सब्जेक्ट थे वो डिवॉल्व कर दिए थे सेंटर से प्रोवेंस को। तो प्रोवेंस जो सेंट्रल फिर मिनिस्ट्रीज़ हैं उसको रखने का फ़ायदा नहीं था। इस तरह फूड मिनिस्ट्री थी पहले, तो फूड का जब महकमा ही नीचे डिवॉल्व कर दिया तो उसको नेशनल फूड सिक्योरिटी के नाम से उन्होंने बना दिया, तो वो मिनिस्ट्री डिज़ोल्व कर दी गई थी। इस तरह नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जो है इसके अंदर 3 मेंबर ऐड किए गए थे, 4 बल्कि मेंबर ऐड किए गए थे। और इस तरह इसके अंदर जो मेजॉरिटी थी वो प्रोवेंसेस की हो गई थी कि प्रोवेंसेस जो चाहेंगे वो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल। अच्छा, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का आप लोगों ने शायद नाम कम सुना हो, NEC वो इदारा है कि अगर आप लोगों की किसी चीज़ का जो प्राइस रेगुलेशन वगैरह होती है तो NEC कर रही होती है। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर गैस का और बिजली गैस कह रहा हूँ, जो गन्नों वगैरह के रेट्स वगैरह जो होते हैं, और इसके अलावा गैस वगैरह के भी रेट्स जो हैं वो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल से ही पास हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद मिलिट्री इंटरवेंशन का जो रोल है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि प्रेसिडेंट से पावर ले ली गई। फिर लोकल गवर्नमेंट का भी एक सेक्शन ऐड किया गया 140A। इसके अलावा जो स्टेट शेयर था वो इससे पहले सेंटर जो है वो 57% लेके जाता था, लेकिन इसके बाद सेंटर का जो शेयर है वो 43% रह गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है ये मिसलेनियस रोल था। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं इसमें इश्यूज़ क्या थे कि यार ये आ तो गई है, क्या ये वाकई पाकिस्तान का मसला हल कर सकती है कि नहीं। सबसे मेजर मसला जो है कि कैपेसिटी, कि बहुत सारे ऐसे प्रोवेंसेस हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी आप को खुद गवर्न कर सकें। तो अगर उनको सेंटर से गवर्न किया जाता तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से गवर्न कर। सबसे बेहतरीन मिसाल इसकी बलोचिस्तान है कि बलोचिस्तान में 2013 के बाद से एक यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी और बलोचिस्तान में अभी तक HEC भी नहीं है। आप ये देखें कि HEC को डिज़ोल्व कर दिया गया था, जो सेंट्रल HEC है जिसे इस्लामाबाद की HEC कहा जाता है, और आज हर सूबे की अपनी अपनी HEC है, हायर एजुकेशनल काउंसिल के नाम से। तो जो बलोचिस्तान है उनकी अभी तक जो है वो उन्होंने HEC नहीं बनाई है, इदारे नहीं बनाए। इस तरह और बहुत सारे मैं मिसालें आपको दे सकता हूँ कि जहाँ पे जो प्रोवेंसेस हैं उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो उन चीज़ों को हल कर सकें। फिर कैपेसिटी के अंदर एक और चीज़ आ जाती है, वो आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कि बहुत सारे ऐसे प्रोवेंसेस हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो उनको अगर पावर दे दी जाए तो उन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बिल्डिंग कर सकें। तो इस चीज़ को देखते हुए भी इशू आया था। इसके बाद रोड ब्लॉक टू रिफॉर्म्स। अच्छा जी, अगर कोई रिफॉर्म आप लेके आना चाहते हो तो वो भी आप लेकर अब नहीं आ सकते, क्योंकि इससे पहले आपने अगर कोई रिफॉर्म लेके आनी है तो आप पार्लियामेंट में लेके जाओगे और रिफॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन इसके बाद अगर अब आप लेके आना चाहते हो तो अगर आप पार्लियामेंट में लेके जाते हो तो आपको इसके बाद 4 सूबों से ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो ये एक हेक्टिक काम हो जाता है। अब इसकी जो सबसे प्राइम मिसाल है, रिसेंट डेज़ में अगर आप देखते हैं तो वो आपको नज़र आती है जब इमरान खान जो है वो SNC लेके आया था। अब SNC का जो झगड़ा था वो यही झगड़ा था कि SNC जब लेके आए तो सिंध वालों ने कहा कि नहीं जी ये हमारी ज़ुबान, सकाफ़त और इन चीज़ों के ऊपर हमला है। तो इस तरह कोई भी रिफॉर्म जो है वो आप फंक्शनल नहीं कर सकते। फिर उसके अलावा ये कि प्रोवेंशियल कन्फ्लिक्ट इन द नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में अब प्रोवेंशियल कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर प्रोवेंस जो है वो अपने रिसोर्सेज को खुद मैनेज करेगा। तो उससे ये होता है कि हर प्रोवेंस जो है वो नहीं चाहता कि वो दूसरा प्रोवेंस जो है वो उसकी वो चीज़ ले जाए, और नॉर्मली इसके ऊपर जो है वो सियासत भी की जाती है। तो इन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें भी बढ़ने की चांसेस हैं। इसके बाद लेस मोबिलिटी से मुराद ये है कि जब वो फेडरल के अंदर होता था कोई इदारा तो उसके अंदर ये होता था कि बहुत सारे सूबों के लोग जो हैं वो दूसरे सूबों में काम कर रहे होते थे, तो इस तरह एक मोबिलिटी पैदा होती थी सूबों के दरमियान। लेकिन अब क्योंकि इदारा प्रोवेंस को दे दिया जाएगा तो प्रोवेंस अपनी भर्तियां करेगा और प्रोवेंस के अंदर जो है वो सिर्फ उस प्रोवेंस का ही बंदा काम कर रहा होगा, तो इस वजह से एक प्रोवेंशियल मोबिलिटी जो है वो कम नज़र आएगी। अच्छा, ये ओवरऑल ये स्ट्रक्चर था इस चीज़ का कि ये मतलब ये अब पूरी हमारी जो है वीडियो कंप्लीट यहाँ पे हो जाती है। तकरीबन 28 मिनट की वीडियो है, तो आई थिंक इससे आपको समझ लग गई होगी कम्प्लीटली तौर पर कि 18 अमेंडमेंट प्राइमरी तौर पर किन चीज़ों की वजह से पास हुई और इसका बैकग्राउंड जो है
वो ये था कि इससे पहले आपको डिक्टेटरशिप नज़र आती है, फिर उसके अलावा प्रेसिडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है और मिलिट्री इंटरवेंशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तो इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रोवेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए जो है वो 18वीं तरमीम आई थी। और इस वीडियो के अंदर हमने मेजर जितने भी इश्यूज़ हैं, ये 5 मेजर इश्यूज़ हैं, इसको अलग अलग डिस्कस किया। और इसमें से जो क्वेश्चन है नॉर्मली पार्लियामेंट्री सिस्टम का, सेंट्रल इसका और ये 3 का बहुत मेजरली आता है, तो वो इस लिहाज से आप क्वेश्चन तैयार करते हैं तो बड़े आराम से हो जाएगा। और काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपके जहन में हुआ करे तो बिला झिझक जो है वो पूछ लिया करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम से जो है वो जान सकते हैं, मतलब उधर जाके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नाम उसामा अहमद है और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी बहुत जल्द। शुक्रिया।